तो हेलो नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो रेलवे और बाकी सारे एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है खोज और सिद्धांत। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? खोज और सिद्धांत। खोज और सिद्धांत में क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप सबसे पहले बताइए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। क्या है मूलभूत इकाई? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए जल्दी जल्दी। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। कब की गई थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। वो भी किसके टुकड़े में? कार्क के टुकड़े में की गई थी खोज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर कोशिका की खोज की थी? अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर कोशिका की खोज की? तो ये देखा था कार्क के टुकड़े को। किसको देख के की गई थी? कार्क के टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे किया था स्लाइडेन और स्वान ने। कब किया था? 1838 ईस्वी में। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब किया था? 1838 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने? सबसे पहले किसने कहा था कि सभी पौधे और जंतुएं कोशिका से मिलकर बने? तो ये भी किसने कहा था? स्लाइडेन एंड स्वान ने, क्योंकि इन्होंने ही कोशिका के सिद्धांत की खोज की थी और इन्होंने ही कहा था कि सभी पौधे और जंतु किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। और कब की थी? 1831 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की और कब की। तो ये है अगला हमारा क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 ईस्वी में। कब की थी? 1831 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव्य की खोज की थी? या जीव द्रव्य का नाम प्रतिपादित किया था? सॉरी, तो किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम प्रतिपादित किया था? जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो जीव द्रव्य का नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। किसने जीव द्रव्य का नाम दिया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, हम खोज से सिद्धांत से रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कितने कितने टाइप होते हैं, उनके नाम क्या हैं, इनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है,
तो देखिए जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? ये करता है मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम। कौन करता है? कौन करता है? मीसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो हमारा क्वेश्चन है मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंतु अनुवनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो जंतु और वनस्पति में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो ये हम भूलिएगा मत। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक को एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा गया है या किस जगत में सम्मिलित किया गया है? तो यूकैरियोटिक कोशिका को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत। किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अगला क्वेश्चन है, तो ये है किस कोशिका में अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है क्योंकि वो किसमें पाई जाती है? नीलहरित शैवालों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक किस पर होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। केंद्रक होगा हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक नहीं सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अगला हमारा आने वाला है, अगला है हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछने वाले हैं और ग्रुप डी में मोस्टली आ रहे हैं। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है कोशिका, ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका किसकी है? ठीक है, प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका किसकी पाई जाती है? तो उसका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसकी पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका प्रकृति में? शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तो ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो कभी भी पूछे प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रकृति में। प्रकृति में कौन सा होगा? अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति में कौन पाई जाती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में पूछे, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसमें याद रखिएगा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है हमारी अंडाणु, ओवम। ठीक है, तो मानव शरीर में ओवम यानी अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बड़ी और लंबी में याद रखिएगा। सबसे बड़ी है हमारी सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र या उसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो उसमें अभी इसके पहले हमने पढ़ा था प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका। प्रकृति में कौन सी है सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। और आकार की दृष्टि से मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म।
ठीक है। तो स्पर्म हमारे प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका है। लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अभी हमने क्या पढ़ा था, सब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे न्यूक्लियस से संबंधित है। तो न्यूक्लियस से यानी केंद्रक और अनुवांशिकी के कुछ क्वेश्चन है, ये भी हमारे पेपर में बहुत आते हैं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो यूकेरियोटिक कोशिका, ये यूकेरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जंतुओं में, वनस्पतियों में। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस उपस्थित होता है। और हमने पढ़ा था ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें क्या होता है? नाभिक अविकसित होता है, इसलिए उसमें कह देते हैं नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसमें क्या होता है? नाभिक विकसित होता है, इसलिए नाभिक पाया जाता है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो हमारा ये क्वेश्चन है नाभिक, यानी नाभिक में सबसे बड़ा कोशिकांग हमारा पाया जाता है नाभिक, ठीक है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? नाभिक, ठीक है। कोशिका की प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल क्रियाओं में नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका की प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? केंद्रक, यानी कोशिका में जो फंक्शनल क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? हमारा केंद्रक करता है। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो ये कहा जाता है केंद्रक को, ठीक है। कोशिका का मास्टर क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर। कंफ्यूज मत होइएगा इस पे, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस पे? किस कोशिका में कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कौन है? केंद्रक है। और कोशिका अभी और आगे आएगा, आपको डाउट हो रहा होगा कि कोशिका का मास्टर ग्रह, कोशिका का मास्टर ग्रह क्या कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किस कोशिका में कोशिका को मास्टर, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? केंद्रक को। अभी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ये है केंद्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिका में। और वहां पे हमने किसमें पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। और इसमें किसमें है? लाल रक्त कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था? नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो नाभिक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ठीक है, उस टाइम पे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया की को, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? ये दिया था कार्ल बेंडर ने, ठीक है। उस टाइम पे हमने पढ़ा था कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडर ने। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय स्वतन द्वारा
ऊर्जा उत्पादन का से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है? ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वायवीय श्वसन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी श्वसन में ऊर्जा कहाँ वेस्ट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है एटीपी द्वारा। कहाँ से प्राप्त की जाती है? एटीपी द्वारा। ठीक है, कहाँ से प्राप्त की जाती है कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा? कहाँ से प्राप्त की जाती है? एटीपी द्वारा। एटीपी का पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र हमारा कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? ये हमारा करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ये पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसमें क्या था? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? केंद्रक को। इसमें है कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हमारा शरीर चलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे अन्य कोशिकांग जो आएंगे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम गाल्जी काय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो बताइए सभी लोग, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? ये की थी कैमिलो गाल्जी ने। किसने की थी गाल्जी काय की खोज? कैमिलो गाल्जी ने। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहते हैं? कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे किसको? गाल्जी काय को। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को हमारे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? अब देखो, ट्रैफिक कंट्रोलर हमारा गाल्जी काय को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। क्या करता है? कोशिका द्वारा संश्लेषित जो प्रोटीन होती है और वसा होती है उसको क्या करता है? पैकेजिंग करता है। अब अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आगे हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम से रिलेटेड। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका की पाचन थैली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो कोशिका की पाचन थैली किसको कहा जाता है? पाचन थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब फिर अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? ये कौन करता है? लाइसोसोम हमारा। अंगक, हाँ,
सॉरी, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्राहक किसका काम करता है? संग्रहगार का काम करता है। किसका काम करता है? संग्रहगार का काम करता है। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्रहगार का कार्य करता है? ये तो कौन करता है? संग्रहगार का कार्य लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमारे किससे आ रहे हैं? राइबोसोम से। अब देखो राइबोसोम से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। देखो अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस में बनती है? एटीपी में बनती है। ठीक है, तो राइबोसोम में कहाँ बनती है? किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कहाँ से किससे बनती है? एटीपी से बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और राइबोसोम में प्रोटीन से बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना। ये कहा जाता है प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण? ये होता है राइबोसोम। ठीक है, तो अगर आपको प्रोटीन दिख जाए और उसके साथ साथ में राइबोसोम दिख जाए, बस पकड़ लीजिएगा, वही तो है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? हमारा राइबोसोम करता है। यदि राइबोसोम ही नहीं होगा तो हमारे प्रोटीन का संश्लेषण फिर कौन करेगा भाई? बताइए, आप ही बताइए। अगले हमारे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ये वनस्पति कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, ये हम कैसे पहचान पाएंगे? उसकी कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति। किसके द्वारा हम पहचान पाएंगे? कोशिका भित्ति। किसके द्वारा पहचान पाएंगे? कोशिका भित्ति के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो जंतु कोशिका होगी, उसकी झिल्ली अलग से बनी हो, दूसरी चीज से बनी होगी, और जो वनस्पति कोशिका है उसकी झिल्ली अलग कोशिका से, अलग चीज से मिलकर बनी होगी। तो इसमें पूछ रहा है सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? ये पाई जाती है पादप कोशिका में। यानी पादप, या ये भी आ सकता है क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेल्यूलोज। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग प्रकार से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सभी के हम बना के लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कवक। कवक में कोशिका भित्ति किस रूप में बनी होती है? अब देखो, वनस्पति में हो गया सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका में। अब कवकों में किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका अंगों यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? क्या है? कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो ये कौन सा है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपरागम्य है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आया कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से।
कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज से। और ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? किस प्रक्रम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो किस प्रक्रम के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार चले जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अर्धपराशरणदाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या करेगी? अगर अर्धपराशरण है तो विलयन है तो कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। जैसे हम कोई भी सामान पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाता है। वैसे क्या होगा? यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प पराशरणदाबी विलयन पाया जाएगा तो क्या होगा? संभवतः कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? तो बताइए, किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? ये माना गया है जीव द्रव्य को। किसको माना गया है? जीव द्रव्य को। अब अगला क्वेश्चन है, कोशिका के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका के 4 भाग, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवक है। इसमें उस कोशिकांग को पहचानिए जो कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखिए, इन चारों में से पहला क्या हो गया? कोशिका द्रव्य, दूसरा हो गया कोशिका कला, ठीक है, तीसरा हो गया नाभिक, चौथा हो गया लवक। अब इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जल्दी जल्दी बताइए, वो होगा लवक। क्या होगा? लवक। लवक ऐसा चीज है जो जंतु कोशिका में पाया जाता नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। तो चलिए, आज हमारे क्वेश्चन यही तक थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को सब्सक्राइब करिएगा और हाइप भी दीजिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।